गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित एग्जाम स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों के लिए आज हिंदी वर्णमाला का एक थ्योरेटिकल क्लास लाया हूं मैं, जिसमें आपके सारे जो हैं डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे, और अगर नए हैं चैनल पे हमारे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो देखेंगे वर्णमाला क्या है। वर्णमाला जो होती है हमारी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर है वर्ण। वर्ण जो होती है हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे हम ध्वनि भी कहते हैं, और ये वो हमारी सबसे छोटी इकाई होती है। फिर बात करेंगे हम लोग स्वर की। तो जो स्वर होते हैं, वोवेल्स होते हैं, वो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वर होते हैं या स्वर कहलाते हैं, और इनकी संख्या जो हिंदी वर्णमाला में है वो 11 होती है। जो संख्या आपकी नीचे सूची में दे भी रखी है, अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है 11 आपके स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। फिर देखेंगे हम लोग स्वरों के प्रकार, देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे उच्चारण के आधार पर। तो आपका उच्चारण के आधार पर ह्रस्व स्वर होता है, जिनके उच्चारण में शीघ्र समय या बहुत ही कम समय लगता है, जिनका उच्चारण बहुत शीघ्र होता है। और ये 4 प्रकार के होते हैं, आ ई उ री, ठीक है। इनकी संख्या ह्रस्व स्वर की कितनी होती है? 4 होती है। फिर देखेंगे दीर्घ स्वर क्या होता है, जिनका उच्चारण लंबा खींचकर होता है, यानी कि ह्रस्व स्वर की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक समय दीर्घ स्वर के उच्चारण में लगता है। और ये आपके होते हैं 7। कितने होते हैं? 7। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ऐ ओ औ, 7 संख्या होती है दीर्घ स्वर की, ठीक है। फिर देखेंगे प्लुत स्वर का क्या होता है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी कि इनका जब उच्चारण करते हैं तो ये लगभग दीर्घ स्वर से 3 गुना लगभग अधिक समय लगता है इसमें। तो जैसे राम बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ओम बोलते हैं तो थोड़ा सा खींच के बोलते हैं, अधिक समय लगता है। तो ऐसे स्वरों को हम लोग प्लुत स्वर के अंतर्गत रखते हैं। आप देखेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर क्या कैसे क्या स्वर रहते हैं। तो ये आपके जीभ के प्रयोग के आधार पर जो है, पहला रहता है आपका अग्रस्वर। क्या रहता है? अग्रस्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग प्रयोग होता है या काम करता है, जैसे ई ई ए ऐ, ये जो आपके 4 वर्ण लिखे हुए हैं, ये अग्रस्वर से उच्चारित होते हैं। मध्य स्वर देखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, और वो आपका कौन सा वर्ण है? आ। कौन सा स्वर है? आ स्वर जो होता है आपका, ये मध्य स्वर होता है और जीभ के मध्य भाग से उच्चारित होता है। पश्च स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला पश्च भाग काम करता है। तो ऐसे जो आपके स्वर होते हैं वो पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। पश्च स्वर के अंतर्गत कौन कौन है? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, औ, आ जो है आपका ये आगत स्वर होता है, और ये जो है विदेशी शब्द है। और ये डॉक्टर जैसे हम लोग लिखते हैं ना, तो उस पर जो लगता है तो ये आगत शब्द होता है, आगत स्वर होता है, ठीक है। फिर मुख द्वार खुलने के आधार पर देखेंगे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो एक तो आपके होते हैं विवृत। विवृत का मतलब होता है खुला, मतलब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। जैसे हम बड़ा आ का उच्चारण करते हैं तो मुंह हमारा जो है पूरा खुलता है, तो विवृत स्वर के अंतर्गत बड़ा आ आता है हमारा। फिर होता है अर्ध विवृत स्वर। तो अर्ध विवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, यानी कि पूरा नहीं खुलता है, आधा खुलता है, तो ऐसे स्वर जो होते हैं वो अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ए, अ, ए, ओ, आ, ठीक है। ये आपके जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसीलिए हमने साथ ही में लिख भी दिया है। अगले पेज पर चलेंगे, देखेंगे अब अर्ध संवृत क्या होते हैं। तो अर्ध संवृत वे स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, ठीक है। अर्ध का मतलब आधा, संवृत का मतलब होता है बंद। आधा बंद हो जाए मुख द्वार जिनके उच्चारण में, तो ऐसे स्वर जो होते हैं हमारे अर्ध संवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं या रखे जाते हैं। जैसे ए, ओ, ये हमारे अर्ध संवृत स्वर होते हैं। संवृत स्वर वे स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। ई उ, ठीक है, ये आपके क्या है? संवृत स्वर है। फिर ओठ की स्थिति के आधार पर देखेंगे हम लोग आवृतमुखी। आवृतमुखी जो होते हैं
जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्तमुखी यानी गोलाकार ना हो। ठीक है, आ लगा है, आ का मतलब होता है नहीं, वृत्तमुखी का मतलब गोल ना हो। जिनके स्वरों के उच्चारण में हमारा होठ या जो मुख है वो गोलाकार ना हो, जैसे आ ई और जो है आपका इसमें ए भी आते हैं, सॉरी। ठीक है, तो फिर देखेंगे वृत्तमुखी क्या होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्तमुखी या गोलाकार हो जाए, जैसे उ ओ आ, तो ये जो स्वर होते हैं ये वृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत आते हैं। फिर हवा के नाक या मुंह के निकलने के आधार पर देखेंगे निरनुनासिक स्वर जो होते हैं, निरनुनासिक जो स्वर होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। ठीक है, केवल मुंह से हवा निकलती है, जैसे आ ई, ये हमारे जो है निरनुनासिक स्वर होते हैं। और जो अनुनासिक स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुंह के साथ साथ नाक का भी प्रयोग होता है, तो ऐसे जो आपके होते हैं स्वर अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आपके जितने भी वर्ग के जो पंचमाक्षर हैं वो आते हैं, और आपके जो है चंद्रबिंद वाले जितने भी हैं, जैसे आंख है, सांप है, ऐसा लिखते हैं जो ऊपर चंद्रबिंद लगाते हैं, तो सब वो अनुनासिक स्वर के अंतर्गत आते हैं। फिर हम लोग देखेंगे व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण जो होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन क्या है, जो स्वर की सहायता से उच्चरित होते हैं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 33 होती है, और व्यंजनों को इनको 4 वर्गों में बांटा गया है। ये 4 वर्ग जो होते हैं, का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, आपका पा वर्ग होता है और पा वर्ग होता है। इन 5 वर्गों में जो विभाजित किया गया है, ये प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, और इनको स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो होती है 25। 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 जो है व्यंजन रखे गए हैं। जैसे का वर्ग है, का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा रखा गया है, और इनका उच्चारण स्थान भी हमने साथ ही में ब्रैकेट में लिख दिया है कि इनका उच्चारण जो जितने भी का वर्ग के वर्ण है, इनका सबका उच्चारण स्थान कंठ होता है। और जो आपका हा होता है, हा का भी उच्चारण स्थान कंठ होता है। और आपके जो है विसर्ग जो होते हैं, विसर्ग ये भी याद रखेंगे, जो विसर्ग होते हैं उनका भी उच्चारण स्थान कंठ ही होता है। ठीक है, कुछ एडिशनल चीजें रहती हैं वो आप ध्यान रखेंगे, हम आपको साथ में बताते जा रहे हैं। ठीक है, फिर देखेंगे चा वर्ग जो होता है, इसके अंतर्गत चा, छा, जा, झा और इया आता है, और ये जो होते हैं तालव्य से उच्चरित होते हैं। ठीक है, ये इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य होता है। और ये चा वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। और जो इसमें आप देख रहे हो लास्ट में जो अणा है, अंगा है, सॉरी अंगा है, इया है, डा है, ना है और मा है, ये जो 5वां वर्ण होता है जिन्हें पंचमाक्षर कहते हैं, और ये सब जो है क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं, यानी कि नाक और मुंह दोनों से इनका उच्चारण होता है। इसी तरह से टा वर्ग देखेंगे, टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, डा, और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धन्य होता है। ऐसे ही ता वर्ग में देखेंगे ता, था, दा, धा, ना, और इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो दंत होता है। पा वर्ग में फिर 5 वर्ण देखेंगे, व्यंजन कौन कौन से हैं, पा, फा, बा, भा, मा, और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पेज पर। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं आपके, या, रा, लावा। ठीक है, और फिर ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। और कौन कौन से 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, तो सा, शा, शा, हा, ये 4 जो है आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। फिर व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे, अभी ऊपर हम लोग स्पर्श व्यंजन की बात कराए, 25 होते हैं, 5 वर्गों में इनको बांटा गया है। फिर घोषत्व के आधार पर देखेंगे अघोष और सघोष। अघोष वे होते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, तो ऐसे व्यंजनों को जो है अघोष कहा जाता है। और प्रत्येक वर्ग जो आपके स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में विभाजित हैं, हर वर्ग का पहला और क्या होता है आपका दूसरा व्यंजन जो होता है ये अघोष के अंतर्गत आता है। ठीक है, हर वर्ग का पहला और जो दूसरा व्यंजन होता है ये किसके अंतर्गत आता है, अघोष के अंतर्गत आता है। जैसे का वर्ग की बात अगर हम करें तो का वर्ग का पहला अक्षर कौन है, का किसके अंतर्गत आएगा, अघोष के अंतर्गत आएगा। दूसरा क्या है, खा, तो का और खा जो है दोनों क्या रहेंगे, अघोष रहेंगे। ऐसे चा वर्ग में अगर जाए तो चा और छा जो है क्या है, अघोष है।
ऐसे ही अगर हम लोग जाए टा वर्ग में तो टा ठा क्या है, अघोष है। ऐसे ही अगर ता वर्ग में जाए तो ता और था क्या है, अघोष है। ऐसे ही पा वर्ग की अगर बात करें तो पा और फा, ये दोनों जो है पहला और दूसरा व्यंजन क्या रहेगा, अघोष के अंतर्गत आएगा। ठीक है, फिर देखेंगे सघोष क्या होते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, तो ऐसे सघोष व्यंजन कहलाते हैं वर्ण। और हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है आपका वो सघोष कहलाता है। जैसे कि अगर हम का वर्ग की बात करें तो का वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है, गा, चौथा घा और पांचवा अंगा, तो ये क्या होंगे, सघोष। ऐसे अगर हम चा वर्ग की बात करें तो जा, झा और इया, ये लास्ट के जो है आपके तीसरा, चौथा, पांचवा जो है ये क्या रहेंगे, सघोष रहेंगे। ऐसे ही प्रत्येक पांचों वर्ग के जो तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन रहेगा वो सघोष के अंतर्गत आएगा। प्राणत्व के आधार पर देखेंगे, यहाँ पर प्राणत्व का मतलब जो है वायु से होता है। ठीक है, प्राणत्व का मतलब यहाँ पर वायु से है। तो अल्प प्राण क्या होते हैं देखेंगे, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले। ठीक है, जिनके उच्चारण में मुख से क्या हो, कम हवा निकले, तो ऐसे वर्णों को जो है अल्प प्राण के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या होते हैं, आपके अल्प प्राण होते हैं। जैसे हम का वर्ग की बात करें तो पहला वर्ण हमारा का हो जाएगा, तीसरा गा हो जाएगा और पांचवा अंगा हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम चा वर्ग की बात करें तो पहला वर्ण हमारा चा हो जाएगा, तीसरा जा हो जाएगा और पांचवा इया हो जाएगा। तो ऐसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होगा वो अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। महाप्राण के अंतर्गत देखेंगे कौन से व्यंजन आपके आते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, तो ऐसे व्यंजन जो होते हैं महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। और हर वर्ग का दूसरा, चौथा, यानी कि अगर हम का वर्ग की बात करें तो खा और आपका क्या हो जाएगा, घा, दूसरा और चौथा व्यंजन जो होगा प्रत्येक वर्ग का वो महाप्राण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण जो होता है वो स्वर और व्यंजनों के बीच होता है, यानी कि वो उनका उच्चारण स्थान स्वर और व्यंजनों के बीच होता है, ऐसे व्यंजन या ऐसे वर्णों को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और या आपको तो पता ही है चार होते हैं, या अलावा। ठीक है, और या का जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु होता है, रा का उच्चारण स्थान दंतमूल होता है, मसूड़ा जिसको बोलते हैं, ला का उच्चारण स्थान दंतमूल होता है, और आपका व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, यानी कि दंत और ओष्ठ दोनों से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसको दंतोष्ठ बोलते हैं। ठीक है, नोट में लिखा हुआ है या और व जो होते हैं आपके अर्धस्वर भी कहलाते हैं। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन से व्यंजन जो है अर्धस्वर होते हैं, तो या और व याद रखेंगे, या और व जो है आपके आद्य स्वर होते हैं। रा जो आपका होता है लुंठित स्वर के अंतर्गत आता है। लुंठित स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में जो हमारी जीभ होती है वो ऊपर जाके मूर्धा से क्या हो, थोड़ा सा रगड़े, घिसे, तो उसको जो है रा बोलते हैं। ठीक है, तो रा जो है लुंठित आपका स्वर होता है, और ला जो होता है आपका पार्श्विक होता है। ला कैसा होता है, पार्श्विक व्यंजन होता है आपका। फिर देखेंगे ऊष्म और संघर्ष, या जिनको ऊष्म संघर्षी व्यंजन बोलते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से क्या होती है, गर्म हवा या गर्म वायु निकलती है। तो ऐसे जो है आपके, जैसे इसके अंतर्गत आपके यहाँ पर, सॉरी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये वाह हो गया है, यहाँ पर वाह नहीं होगा, यहाँ पर सलजम वाला सा होगा। थोड़ा पीडीएफ बनाते समय थोड़ा मिस्टेक हो गई है टीम के सदस्य से हमारे, तो ये आप देखेंगे जो वाह लिखा हुआ है ये वाह नहीं है, यहाँ पर इसको सलजम वाला सा आप कर लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, सलजम वाला सा, सपेरा वाला सा, सटकोण वाला सा और हाँ। ठीक है, ये वाह नहीं रहेगा, यहाँ पर आप सुधार लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, यहाँ पर सलजम वाला सा रहेगा, सा, शा, शा, हा। ये जो आपके चार होते हैं ये ऊष्म या संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, जिनके उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है। फिर देखेंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं, और हिंदी वर्णमाला में जो चा वर्ग है इसके जो प्रथम चार व्यंजन होते हैं, अर्थात चा, छा, जा और झा, ये जो चा, छा, जा, झा है इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। फिर हमने देखो नोट में लिखा है हिंदी वर्णमाला में वो वा को जो है दंतोष्ठ कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ से होता है, तो वह जो होता है हमारा वो दंतोष्ठ के अंतर्गत आता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है कई बार, काकल्य व्यंजन किसको कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में एक ही काकल्य व्यंजन है और वो हमारा है हा।
ठीक है। अगर आपसे ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव प्रश्न में काकल्य व्यंजन पूछा जाता है तो आपको निश्चित रूप से ऑप्शन में हा मिलेगा, और एक ही काकल्य व्यंजन है जो है आपका हा। इसका उच्चारण स्थान थोड़ा सा कंठ से थोड़ा सा नीचे होता है उच्चारण इसका। और याद रखेंगे आप, लुंठित याद रखेंगे र होता है, पार्श्विक को याद रखेंगे ला होता है, और काकल्य व्यंजन हमारा हा होता है। ठीक है, सारे आपसे महत्वपूर्ण बिंदु को हमने इसमें पीडीएफ में शामिल किया है। फिर संयुक्त व्यंजन देखिएगा क्या होते हैं, दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, और हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या होती है 4। छा होता है आपका, त्रा होता है, ज्ञा होता है और स्रा होता है। और जो छा बना होता है वो किसके संयुक्त रूप से बनता है, का और षटकोण वाले सा के संयुक्त रूप से। ऐसे ही त्रा हमारा है और ता प्लस रा के संयोग से बनता है। ऐसे ही जो ज्ञा है, यहाँ पर देखो फिर मिसप्रिंट हो गया है, इया छूट गया है। जा और इया के संयुक्त रूप से किसका निर्माण होता है, ज्ञा का निर्माण होता है। जा और इया के संयुक्त रूप से ज्ञा जो है हमारा संयुक्त व्यंजन बनता है। और जो स्रा है आपका वो सा प्लस रा के संयुक्त रूप से स्रा का निर्माण होता है। तो आप याद रखेंगे हिंदी वर्णमाला में आपके संयुक्त व्यंजन 4 हैं, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा, आप देख लीजिएगा, जाके बाद यहाँ आएगा वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, सही कर लीजिएगा। फिर देखिएगा सालजम वाला सा जो है इसका उच्चारण स्थान तालव्य से होता है। षटकोण वाला जो सा इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य से होता है। वैसे आप याद रखेंगे सलजम वाला सा के लिए इसकी ट्रिक याद रखेंगे, इसकी जो ट्रिक होती है वो यश चई ताल से होती है, यानी कि या का मतलब या वाली लाइन जो होती है आपकी, और यश चई ताल से मतलब आपका चा वाला पूरा वर्ग, सलजम वाला वर्ग और या, इन सबका जो उच्चारण स्थान होता है, और ई आपकी जो होती है छोटी और बड़ी, इनका सबका उच्चारण स्थान तालव से ही होता है। और ये जो आपका मूर्धन्य होता है तो इसमें भी आप याद रखेंगे इसका जो शॉर्ट फॉर्म रटरिस मूर्धा होती है, यानी कि रा, और आपका जो है टा, और आपका जो है टा वर्ग में पूरा टा ठा ढड़ा, और जो है आपका रा, टा वर्ग पूरा, और री, और षटकोण वाला सा, इस सब का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, मूर्धन्य से होता है। फिर देखिए आपका सा जो है ये आपका दंतमूल से होता है। वैसे भी आप इसकी 60 ट्रिक याद रखते हैं, तसले में दांत, तो उसमें आपका सा आ जाता है तसले में, तो उसका जो है दंत से ही होता है, यानी मसूड़ा से या दंतमूल से। हा देखिए आपका जो कैसा है, सघोष है और महाप्राण है, इतनी चीज याद रखेंगे। हा को हम काकल्य व्यंजन भी बोलते हैं, और हा हमारा कैसा है, सघोष है और महाप्राण है, सघोष है और महाप्राण है। उच्छिप्त व्यंजन हमारे हिंदी वर्णमाला में देखिए क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है, ऐसे व्यंजनों को हम लोग उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं। और हिंदी वर्णमाला में 2 उच्छिप्त व्यंजन है आपके, एक तो आपका ड़ा है और एक ढ़ा है। ठीक है, तो ड़ा और ढ़ा को हमने दोनों को देखो, ड़ा जो होते हैं आपके इनका कभी कभी उच्चारण स्थान पूछ लेता है, तो ड़ा का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है, और एक इसके अंतर्गत आता है सघोष होता है और अल्प प्राण होता है। ठीक है, ड़ा जो है, ड़ा का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है, और ये सघोष होता है और अल्प प्राण होता है। याद रखेंगे, पीडीएफ को कई बार देख लेंगे, इससे ज्यादा आपको टिपिकल वर्णमाला से या हिंदी व्याकरण में जो वर्णमाला पूछी जाती है इससे ज्यादा टिपिकल आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। हमने 2 प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं, और एक ही आपका पूरा थ्योरेटिकल हमने पीडीएफ डाली है। ठीक है, एक्सप्लेन किए दे रहे हैं, और इसके बाद हम एक आपको जो है वीडियो पूरा हिंदी साहित्य का विकास, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती है उससे ज्यादातर व्याकरण में हिंदी साहित्य का विकास पूछा नहीं जाता है, लेकिन कभी कभी एक आध प्रश्न, 1-2 प्रश्न रचनाएं या हिंदी साहित्य के विकास से पूछ लेते हैं, तो उसका भी हम आपको वीडियो जल्द से जल्द लेकर आएंगे। ठीक है, अयोगवाह देखिएगा कितने होते हैं। अयोगवाह जो होते हैं वे ध्वनियां होती हैं जो स्वर और व्यंजन के मध्य आती हैं, और हिंदी में अयोगवाह की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो 2 होती है। अयोगवाह कितने होते हैं, 2 होते हैं। अनुस्वार के अंतर्गत आपका अंग की बिंदी आती है, और अह विसर्ग के अंतर्गत आता है, आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, और फिर जो है चंद्र बिंदु जो आपका अनुनासिक होता है और अनुस्वार, ये दोनों को मिलाकर एक अयोगवाह माना जाता है, और विसर्ग को अलग माना जाता है, तो 2 टोटल आपके अयोगवाह होते हैं। और आह जो होता है श्वास छोड़ने जैसी ध्वनि को दर्शाता है, यानी विसर्ग होता है। अनुस्वार में अंग की बिंदी होती है, विसर्ग में आह की बिंदी होती है, जैसे प्रातः काल है, या आपका जो है हम लिखते हैं सुख दुख लिखते हैं, या जो है हम
बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जहां पर आह का उच्चारण स्थान होता है, तो वो सब विसर्ग के अंतर्गत आते हैं। और इसी के साथ जो है आपकी वीडियो जो है आपकी पीडीएफ खत्म है। और ये आपके सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपसे एग्जाम में, टेट एग्जाम में लेके 2011 से 2022 तक के आपसे पूछे गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप कई बार देख लेंगे। और हमारा यही प्रयास है कि हमारे जितने भी भाई बहन, हमारे साथी मित्र जो यूपी टेट 2026 जो जनवरी में प्रस्तावित देने जा रहे हैं, हमारा पूरा प्रयास है कि अगर वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं प्राइवेट, या जो हमारे शिक्षक बंधु हैं जो सेवा दे रहे हैं प्राइमरी में, जूनियर में, तो उन सभी चीज लोगों के लिए वीडियो हमारा समर्पित है। और अगर वो हमारे साथ जनवरी तक जुड़े रहते हैं तो मैं उनको इतनी जरूर तैयारी करवा दूंगा कि उनके नंबर, अगर वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, खाली इतना ही देख रहे हैं, अपनी कोई स्टडी नहीं कर रहे हैं, तब भी उनके नंबर 90+ आएंगे। अगर वो जरा सा भी सीरियस हैं तो 100+ मार्क्स कोई उनके रोक नहीं पाएगा, ये निश्चित है। कोई भी हो, हमारा भाई बहन कोई भी हो जो टेट की तैयारी कर रहा है, वो हमसे जनवरी तक जुड़ा रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों लाइक जरूर किया करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है पीडीएफ बनाने में। लगभग 2-2.5-3 घंटे ऐसे लगते हैं। तो थोड़ा सा आपके लिए अगर मेहनत की जा रही है, आपको सारा कंटेंट एक पास अच्छा सा नोट करके दिया जा रहा है और समझाया भी जा रहा है, तो मेहनत को थोड़ा लाइक जरूर कर दिया करिए, जिससे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम क्लास अच्छे अच्छे लाते रहें और आपकी सफलता में जो है हम शामिल हो सके, आपके पास होने में हमारा सहयोग हो सके, ऐसा हमारा प्रयास है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।